हिंदी कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से द्विगु समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपके मन में आंसर सोच के रखना। भगवान शंकर के पास कौन सा शस्त्र होता है? आचार्य विष्णु शर्मा की कहानी संग्रह का क्या नाम है? जहाँ 4 रास्ते मिलते हो उसे क्या कहेंगे? 7 दिनों के समूह को क्या कहेंगे? दशहरे के समय 9 दिनों की रात्रि को कौन सी रात्रि कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? अब इसके आंसर होंगे त्रिशूल, पंचतंत्र, चौराहा, सप्ताह, नवरात्रि और तिरंगा। ठीक है, तो संख्यावाचक शब्द कौन से होते हैं? अब एक नया क्वेश्चन है, प्रश्न है कि संख्यावाचक शब्द कौन से होते हैं? तो संख्यावाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे किसी संख्या का बोध हो, ज्ञान हो। ठीक है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नवम, दशम, 1, 2, 3, 4, दशक, शताब्दी, सहस्र, मन, सप्ताह, मन, टन बोलते हैं ना, जो वो वाला सप्ताह। ठीक है, पखवाड़ा, मासिक, दैनिक आदि शब्द संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, त्रिशूल है, पंचतंत्र है, चौराहा है, सप्ताह है, नवरात्रि है, तिरंगा है। अब इन सब का अगर हम विग्रह करेंगे तो हम देखेंगे कि समस्त पद जो है त्रिशूल, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है 3 शूलों का समूह। क्या मिलता है हमें? 3 शूलों का समूह मिलता है। ठीक है, और इसमें जो पहला पद है वो त्रि है और दूसरा जो पद है वो शूल है। ठीक है, चूंकि यहाँ शूल के बारे में कह रहे हैं इसलिए उत्तर पद शूल प्रधान होगा। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौण है। तो यहाँ पर 3 के बारे में नहीं बता रहा है। अगर 3 बोले तो 3 क्या भाई, क्या है 3? यहाँ पर बताया जा रहा है शूलों के बारे में, है ना। 3 शूल बोले तो अच्छा, शूलों के बारे में बोला जा रहा है। तो जब यहाँ पर शूलों के बारे में बात हो रही है इसलिए इसका दूसरा जो पद है वो प्रधान होगा और पहला वाला जो पद है वो गौण होगा, है ना। हम शूल को वैसे ही रख दे और यहाँ इसको बदलते जाए, जैसे त्रिशूल है तो चौशूल हो सकता है, पंचशूल हो सकता है ना। जैसे कई जगह पे पंचशील जो शब्द है वो इस तरीके से, तो हम जो शूल है वो प्रधान होगा, दूसरा पद मतलब। इसी तरीके से पंचतंत्र देखते हैं, यानी 5 तंत्रों का समूह। अब यहाँ पर भी तंत्र के बारे में बात हो रही है, यानी दूसरा जो है पंच जो है वो संख्यावाचक है और गौण है। दूसरा जो पद है तंत्र वो प्रधान है, क्योंकि यहाँ तंत्रों के बारे में बताया जा रहा है। तंत्र कैसे है? 5 तंत्र है ना। इसको भी हम अगर पंच को अलग करके कोई और संख्यावाचक शब्द लगा दे तो वो भी सही रहेगा, है ना। द्वितीय तंत्र, तृतीय तंत्र, पंचतंत्र, चतुर्थ तंत्र। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो तंत्र है ये दूसरा जो पद होता है वो प्रधान है इसमें और पहला पद है जो गौण है। इसी तरीके से चौराहा, चौ मतलब संख्यावाचक, यानी 4 का यहाँ पे बोध हो रहा है, 4 संख्या का, और इसका विग्रह होगा 4 राहों का समाहार, मतलब जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो राहा है दूसरा जो पद है वो प्रधान है, पहला पद जो है वो गौण है। अब देखते हैं सप्ताह। पूर्व पद सप्त संख्यावाचक है और गौण है। ठीक है, उत्तर पद है अह, है ना। अह मतलब दिन, तो ये जो है प्रधान है और 7 जो है वो गौण है। नवरात्रि में उसी तरीके से जो पहला पद है 9 वो संख्यावाचक है एवं गौण है। दूसरा पद है रात्रि, क्योंकि यहाँ रात्रि की बात हो रही है इसलिए ये प्रधान है। 9 रातों का समाहार विग्रह करने पर तो रात्रि जो पद है वो प्रधान होगा। ठीक है, इसी तरीके से तिरंगा, तिरंगा में जो 30 शब्द है पहला पद है वो संख्यावाचक है एवं गौण है। उत्तर पद है रंगा, है ना, रंग प्रधान, और विग्रह करे तो 3 रंगों का समाहार। चूंकि यहाँ रंग के बारे में कह रहे हैं इसलिए उत्तर पद रंगा प्रधान होता है। अब एक और इनका डिटेल में देखो, त्रिशूल पहला पद है त्रि, उत्तर पद है शूल, विग्रह होगा 3 शूलों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। चौराहा 4 राहों का समाहार। सप्ताह 7 अह मतलब दिनों का समूह। नवरात्रि 9 रातों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समाहार।
उपरोक्त पद में कौन सा पद संख्यावाचक है। यानी इसमें देखेंगे कि जो हमें समस्त पद मिले उसमें कौन सा पद संख्यावाचक है। तो ये जो पूर्व पद है, पूर्व पद हमेशा यहाँ पर संख्यावाचक मिल रहा है हमें, ठीक है। त्रि, पंच, चौ, सप्त, नौ और ती, तो ये जो पहला पूर्व पद है ये संख्यावाचक है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो उपरोक्त विग्रह में पूर्व पद संख्यावाचक है, इससे हमें संख्या 3 का बोध होता है, ठीक है। इस पंचतंत्र में जो है इसमें हमें 5 संख्या का बोध होता है, ठीक है, 5 तंत्रों का समूह। चौराहा 4 राहों का समाहार, यानी 4 संख्या का बोध हो रहा है हमें। सप्ताह में 7 का बोध हो रहा है, 7 दिनों का समूह, मतलब 7 संख्या का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नवरात्रि में 9 संख्या का बोध हो रहा है, 9 रातों का समाहार, ठीक है। तिरंगा में 3 रंगों का समाहार, मतलब 3 का बोध हो रहा है, 3 संख्या का। तो अतः किसी भी समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक हो, जिससे हमें किसी संख्या का पता चलता है, तो वहां द्विगु समास होता है तथा इसका उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब दूसरा वाला जो पद है जिससे वो प्रधान होगा और पहला वाला जो पद होगा वो गौण होगा। द्विगु समास के अन्य उदाहरण देखो, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी मतलब होता है 8 अध्यायों का समाहार। चवन्नी 4 आनों का समाहार। सतसई 700 का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। पंजाब 5 आबों का समाहार। तो यहाँ हमें सब में जो पहला पद है उसमें सब में हमें क्या मिला, संख्या मिली। एक में 8, 4, 7, 9, 2 और 5। तो जब भी हमें पहले पद में किसी संख्यावाचक शब्द मिलता है या कोई संख्या का बोध होता है, तो वैसे जो समस्त पद होते हैं वो द्विगु समास के समस्त पद होते हैं, अर्थात वहाँ पे द्विगु समास होता है। धन्यवाद। यहाँ हमारा द्विगु समास का परिचय, अर्थ, परिभाषा और उदाहरण समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द्वंद्व समास के साथ।